चलिए, जहां तक हुआ था पिछले क्लास में हम वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़े थे, एडवांटेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, डिसएडवांटेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उसको अल्टरनेटर भी कहा जाता है और डायनामो भी कहा जाता है, तो तीनों नाम है इसका। तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और अल्टरनेटर और डायनामो। सारा नाम लिखेंगे। और कल आपको बताया गया था, ये जो हम लोग सेक्शन स्टार्ट किए, ये हमारा चैप्टर 7 है, यूनिट 4 है, यूनिट 4 और चैप्टर 7। कल इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा अल्टरनेटिंग करंट का, और आज हम लोग एसी जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर वी कैन प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट इन द गिवन सर्किट। तो सवाल ये है कि सर, ये एसी जनरेटर क्या होता है, इसके अंदर क्या चेंज होता है कि करंट का प्रोडक्शन होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डेरिवेशन कैसे करेंगे। पिछले क्लास में आपको याद होगा, एक डेरिवेशन हुआ था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है। तो इसका डेरिवेशन यही हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम डिफरेंस। यही है, इसको निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जनरेटर के बारे में समझा जाए कि इसके अंदर होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये तो आप देखे ही होंगे, जनरेटर वगैरह हम लोग यूज भी करते हैं, हर जगह आपको दिख जाएगा, बाहर है। चलिए, तो ये करता क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें तो फ्यूल यूज करते हैं। वो फ्यूल से जेनसेट चलता है, और जेनसेट जब चलेगा तो उसके साथ बहुत सारा आर्मेचर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है जो रोटेटेड होता है, और रोटेट होगा अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप सॉफ्ट आयरन कोर को रोटेट कीजिएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करता है, और दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये तो बाहर से दिख रहा है, इसका अंदर का फंक्शन कैसे होता है इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। ये भी आप देखे होंगे, ठीक है, ये भी आप देखे होंगे। तो इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, एक अल्टरनेटर भी है, अभी आप नाम हमने लिखा था, अल्टरनेटर भी था हमारे पास। तो ध्यान देंगे, अल्टरनेटर ये है और जनरेटर ये है। तो अल्टरनेटर में हमको दिख रहा है कि सर इसमें कॉइल लगा हुआ है और ये सर्कुलर बाइंडिंग में है, और इसके ऊपर देखिए ये प्लास्टिक आपको, ठीक है, पुल्ली जैसा दिख रहा होगा। जब इसको हम रोटेट करेंगे, इसमें बेल्ट लगता है, नाइलॉन का बेल्ट, आप किसी भी टरबाइन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। तो टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा, ये भी रोटेशन में आएगा। जब रोटेशन में आएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। तो सवाल ये है कि सर इसके अंदर क्या रहता है, तो अंदर देखिए क्या रहता है, अंदर कुछ इस तरीके का रहता है। और ये तो अलग है, ये तो आपका सिंक्रोनाइज मोटर का है। ध्यान देंगे, जो आप इतना बड़ा बड़ा जनरेटर देखे हैं, एक छोटा जनरेटर भी होता है जिसको सिंक्रोनाइज मोटर कहा जाता है। तो उसी सिंक्रोनाइज मोटर के लिए ये दिखलाया गया है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कॉइल का बाइंडिंग दिख रहा होगा, और इसमें जब ये घूमता है, ये घूमेगा जब, तो अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने का मतलब दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, एंड दैट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन सर्किट। क्लियर है वाले? तो ये अंदर का डायग्राम है। और थोड़ा सा देखेंगे तो अगर बेरिंग टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें ये रहेगा। तो सवाल ये है कि सर ये काम कैसे करता है, तो देखिए काम कैसे करता है, ठीक है। इसको और समझना हो तो यहां पर रखेंगे कि सर यहां पर दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होता है,
या तो ये परमानेंट है या तो परमानेंट हम लोग बना लेते हैं। तो अगर ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये परमानेंट, देखिए आपको बताया था हमने कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल में आप इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। वो कुछ समय के लिए जब तक करंट रहेगा तब तक वो मैग्नेट ही है, ठीक है। और नहीं तो आप परमानेंट मैग्नेट यूज कीजिए, जो निकेल का, कोबाल्ट का, आयरन का, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दो परमानेंट मैग्नेट लिया है और मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां से हमको दिख रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर का आर्मेचर रख दिया जाता है, ठीक है। और दैट इज लैमिनेटेड विद द कॉपर वायर। ये लैमिनेटेड होगा किससे? कॉपर वायर से। और जब ये घूमेगा तो ये फ्लक्स को काट देगा, फ्लक्स को चेंज कर लेगा। कैसे चेंज करेगा? तो इसके लिए थोड़ा समझेंगे। देखिए फ्लक्स को चेंज कैसे किया जाता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक फैन है और फैन को चालू कर दिया, आपकी तरफ हवा जा रहा है और उसके सामने एक हम आयरन का शीट ले लिए जिसको आर्मेचर नाम दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके का है। अब क्या करेंगे, उस फैन के सामने ऐसे रखेंगे तो हवा तो आपकी तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे इसका रोटेशन थीटा एंगल से करेंगे तो धीरे धीरे बोलिएगा सर हवा थोड़ा कम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। हवा आपके पास थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बाबू? नहीं आ रहा है क्या इसमें? ठीक है, और ऊपर करें यहाँ पर, चलो बेहतर है, नहीं दिखेगा नहीं। तो ध्यान देंगे, यहाँ फैन चालू कर दिए, इसके सामने रख दिए, तो आपने बोला सर हवा तो आ रहा है मेरे पास। हमने बोला ठीक है अब बताइएगा। धीरे धीरे थीटा एंगल से रोटेट करना चालू किया। अब बोलिए सर हवा धीरे धीरे कम हो रहा है, और यहाँ पर आपने बोला सर बिल्कुल कम हो गया। क्यों कम हो गया? फील्ड लाइंस को हमने रोक दिया। अब फिर रोटेशन इस तरीके से, सर हवा ज्यादा हो रहा है, यहाँ आके सर बहुत ज्यादा हो गया। फिर यहाँ पे रोटेशन किए तो आपने बोला सर कम हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत कम हो गया। तो बताइए ये हो क्या रहा है? फ्लक्स का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट कर रहा है। तो यही चेंज क्या इंड्यूस करता है सर्किट में? ईएमएफ। याद है, ईएमएफ इंड्यूस करेगा सर्किट में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि फ्लक्स का चेंज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ में। क्लियर है वाले? और इससे क्या होता है कि दो मेटल का, ब्रास का दो हम लोग रिंग रखते हैं, रिंग, उसको स्लिप रिंग्स कहा जाता है। एक यहाँ इसमें देखते हैं थोड़ा सा, इसमें देखिए दो मेटल का रिंग रहता है, इसको स्लिप रिंग्स कहा जाता है। और ये आर्मेचर के साथ ये भी घूमता है, और इसके साथ दो हम लोग यहाँ ब्रूश यूज करते हैं। ये कनेक्ट रहता है, इसके साथ ये कनेक्ट रहेगा, ये नहीं घूमेगा, ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये कार्बन का बना होता है। ये जो ब्रूश देखिए यहाँ लिखा हुआ है B1 B2, दो ब्रूश होता है B1 B2। एक से बाहर निकलेगा पॉजिटिव, एक से निगेटिव, क्योंकि एक जो होता है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट लेता है। जैसे आप जानते हैं कि एक रोटेशन में 360 डिग्री होता है। अगर इसको हम ऐसे घुमा दें, यहां से 90, 180, 270, 360, वन वाला, तो यहां से यहां जो करंट बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, और यहां से जब नीचे चलेगा तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अल्टरनेटिंग है। कन्वेंशन आप देखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव देगा, एक टर्मिनल निगेटिव। और ये जो ब्रूश होता है यहाँ पर, ये कार्बन का होता है। कभी कभी आपसे पूछ भी देता है कि बताइए व्हाई वी यूज कार्बन ब्रूश इन द आर्मेचर और स्लिप रिंग्स। तो ध्यान देंगे कार्बन ब्रूश क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लुब्रिकेंट का यूज करता है, ठीक है। जो हम लोग जैसे ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ये क्या करेगा? फ्रिक्शन को कम कर देगा और हीट को कम जनरेट होने देता है। इसलिए कार्बन का हम लोग यूज करते हैं। कार्बन बिहेव्स एज अ लुब्रिकेंट। अब यहां से एक कनेक्ट कर दिए, एक इधर कनेक्ट कर दिए, जब करंट बनेगा तो ये रीड करके बताएगा कितना करंट बन रहा है। और नहीं तो आप बॉल भी यूज कर सकते हैं, कोई लोड बोलेंगे इसको, ये लोड भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन ब्रूश से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जब ये घूमेगा तब ये जलेगा, नहीं घूमेगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि फ्लक्स का चेंज ही ईएमएफ इंड्यूस करता है। और ईएमएफ का इंडक्शन जब होगा, ईएमएफ का इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके इस कॉइल में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है चलने के लिए, और इलेक्ट्रॉन जब मोमेंट में आएगा तभी करंट बनता है बालक। ये तो यही इसी के बारे में लिखना है, इसी का डायग्राम भी बनाना है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन पार्ट्स के बारे में बताइए, कौन सा आपको मेन पार्ट दिख रहा है, तो कहिएगा सर पहला तो आर्मेचर होना चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होना चाहिए, तीसरा स्लिप रिंग्स होना चाहिए, और चौथा कार्बन ब्रुश होना चाहिए। हम लोग ब्रुश ही लिखते हैं लेकिन दैट इज मेड ऑफ कार्बन, तो कार्बन ब्रुशेस। क्लियर है वाला? तो ये 4 एलिमेंट मेन पार्ट है, बाकी रहता बहुत कुछ है लेकिन हमको लिखना इतना ही है मेन पार्ट में। कोई दिक्कत वाला? तो यही सारा आप जिस डायग्राम में देखेंगे यही सारा आपको मिलेगा। अब ये क्या है सर? तो ये छोटा मोटर है, छोटा स्मॉल साइज जनरेटर इसको कह सकते हैं। देखने में कुछ इस तरीके का होता है, और जब इसको आप घुमाइएगा तो ये भी करंट को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये भी जनरेटर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और इसके अंदर क्या रहता है तो आप खुद देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए, हमारे पास है ये, ठीक है, देख लेते हैं सर ये कैसे काम करता है। तो देखिए यही सिंक्रोनाइज मोटर है ना जी, अभी पीछे यहाँ दिख रहा है ना। तो यही है, इसमें 2 टर्मिनल होगा, 2 वायर होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसको आप छोटा जनरेटर भी कह सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और इसमें भी देखिए कॉइल है, अब इसको हटाएंगे, अब खोलिएगा तो वही सब दिखेगा। इसको खोल के भी देख लिया जाएगा, आफ्टर क्लास इसको हम लोग खोल के भी देख लेंगे कि सर इसके अंदर क्या क्या है और कैसे घूम रहा है, तो वर्क कैसे करता है। तो देखिए इसका एक पावर है, ठीक है, और ये पावर कह रहा है कि 4 वाट का है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 4 वाट को सप्लाई दे सकता है। 9 वाट रहता तो हम एलईडी पे चेक कर लेते, लेकिन 4 वाट है तो 1 वाट के एलईडी पे हम इसको चेक करेंगे। 1 वाट का एलईडी है, और इसमें लिखा हुआ है कि इसका आरपीएम 526 है, मतलब 1 मिनट में कम से कम 5 से 6 बार आप इसको घुमा देंगे तब ये जाके प्रोड्यूस करेगा। तो हमको ये चेक करना है कि सर ये करंट प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल प्रोड्यूस करता है। अब इसको घुमाना होगा, तो देखिए हम घुमा रहे हैं और आप देखिएगा करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट करना है, अंदर ये जुड़ा कनेक्टेड रहता है। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको, दिख रहा है बालक, है ना जी, बल्ब जल रहा है ना। रोक देंगे तो नहीं जला, धीरे धीरे करेंगे तो देखिए कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। स्पीड बढ़ाएंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है, उतना ही तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जितना ही तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और वो मूवमेंट में आएगा, और मूवमेंट में आएगा तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्लियर है? तो दैट इज ए सिंक्रोनाइज मोटर, और स्मॉल साइज मोटर भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब किसी को लगेगा, एक बोले सर करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है सर, तो बोले ठीक है इसको हटा दे रहे हैं, तुम हाथ से पकड़ लो, फिर हम घुमा दे रहे हैं तो मालूम चल जाएगा कि करंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। अब देखिए तो कैसा लग रहा है तो आप खुद फील कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब ना वाला बात नहीं है। तो अब जाते समय अगर ऐसा होगा तो बोलिएगा तो हम कर सकते हैं। अब तेज ज्यादा का इंटेंसिटी आप ही हमको बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हमें लैंग्वेज से पहले इंट्रोडक्शन से एक चीज और, आपके एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, तो व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, राइट्स इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग, बात नहीं, इसका कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है, वर्किंग भी पूछा जाता है, प्रिंसिपल भी पूछा जाता है, यूजेस भी पूछा जाता है। तो यूजेस तो हम लोग देख चुके हैं क्या इसका यूज है। तो आज हमको इंट्रोडक्शन लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे, वर्किंग लेंगे, इतना हमको करना होगा। तो इंट्रोडक्शन लिखकर डैश दिया जाए, हेडिंग हो गया ना हम लोग का। तो ये बताइए डायनामो या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, या अल्टरनेटर क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर दैट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डिफाइन किया जाए, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हाँ डिफाइन करना है, इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू
an electrical device which is used to convert mechanical energy into an electrical energy is known as AC generator or dynamo. AC generator और dynamo हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द मशीन, अबाउट द डिवाइस। प्रिंसिपल लिखकर डैश दिया जाए, प्रिंसिपल लिखकर डैश देंगे। और ये प्रिंसिपल आपके एग्जाम में पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फुल स्टॉप देके इसी में लिखना है when a coil is rotated in uniform magnetic field, हो गया। It produced an EMF. Which is known as induced EMF. Which is known as induced EMF। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया वाला। तो इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश दिया जाए। कंस्ट्रक्शन लिखकर डैश देंगे, हो गया। लिखा जाए द मेन कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और डायनेमो हो गया। और डायनेमो इज डैश दे दीजिए। कौन कौन सा है, अभी तो बात किए थे। आर्मेचर से स्टार्ट किया जाए। पहला आर्मेचर, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, और इसमें ध्यान देंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल का मैग्नेट होता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। और थर्ड होगा स्लिप रिंग्स R1 एंड R2, और एक फोर्थ था कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, ये था ना वाला। अब ये सारा कंपोनेंट है, डायग्राम में देखना होगा कहाँ है। तो डायग्राम तो अभी हम लोग देखे ही थे, लेकिन आपको जो बनाना है वो भी देख लीजिए।
हो गया वाला। तो इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है? आर्मेचर, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होगा, स्लिप रिंग्स होगा जो कि ब्रास का होता है, और कार्बन ब्रशेस। कार्बन का क्यों होता है? कार्बन बिहेव्स एज अ लुब्रिकेंट, सो वी यूज कार्बन ब्रशेस। आगे बढ़ा जाए वाला। अब इसका डायग्राम है, डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से होगा। यही डायग्राम है, यही डायग्राम आपको बनाना होगा। अब थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें तो हिंदी में लिख दिया हमने, थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये क्या है बालक? इसी को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स और ये कार्बन ब्रशेस। बन जाएगा ना? और ये आउटपुट करंट होता है, इसको RL बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यही आपका डायग्राम है, यही आपको बनाना होगा। अब सवाल ये कि सर कैसे बनाएं? आप तो बना उना के रखे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी सुबह में ही बनाए, इसीलिए हम इसको सेव कर दिए PDF में कि आपके लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। लेकिन देखिए एक हम रफ डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि सर बनाना कैसे है। बन जाएगा जल्दी। अब जितना आप कंपोनेंट लिखे थे उसके बारे में बता सकते हैं एक एक करके। तो हम लोग आर्मेचर से स्टार्ट किए थे, तो हमें आर्मेचर से ही डिफाइन करेंगे एक एक करके। और आप डायग्राम में देख सकते हैं ABCD, ये जो है आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। हो गया वाला।
चलिए आगे बढ़ाते हैं, जिनका नहीं हुआ है छोड़ दीजिए, ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे, शेयर कर लेंगे, डायग्राम बना लीजिए, पीडीएफ भी डाल देंगे, अब बना लीजिए। चलिए लिखना होगा क्योंकि अभी बहुत सारा है डाटा, सबको डिफाइन करके इसका वर्किंग भी लिखना है। चलिए एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे जितना आपने लिखा है। तो सबसे पहले आर्मेचर, एक नंबर में आर्मेचर हो गया। आर्मेचर लिखेंगे, इसमें नाम देखिए, आर्मेचर कॉइल को एक नाम दिया गया है एबीसीडी करके, तो लिखेंगे आर्मेचर कॉइल एबीसीडी, आर्मेचर लिखकर डैश दे देना है और इसी के बारे में लिखना है। आर्मेचर कॉइल एबीसीडी कंसिस्ट ऑफ, armature coil ABCD consists of large number of turns. Armature coil ABCD consists of large number of turns. Large number of turns of a insulated, large number of turns of insulated copper wire, of insulated copper wire, insulated copper wire bounded over soft iron core, bounded over soft iron core, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये बांधा हुआ रहता है, ऐसे बाइंडेड रहता है वाला, ठीक है, बाउंडेड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर है? चलिए तो एक तो हो गया हमारा। सेकंड कौन था हमारा? सेकंड था स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, सेकंड वाला लिखेंगे, सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। चलिए देखिए, ये सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट लिखेंगे, अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और an electromagnet, a strong permanent magnet or electromagnet whose pole ब्रैकेट में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, whose pole नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ब्रैकेट के बाहर, आर cylindrical in shape, are cylindrical in shape and used as, are cylindrically in shape and used as field magnet, and used as field magnet, field magnet। फुल स्टॉप दे के लिखेंगे द आर्मेचर कॉइल, फुल स्टॉप दे के इसी में लिखना है, द आर्मेचर कॉइल, the armature coil rotate, the armature coil rotate between the poles, rotate, the armature coil rotate between the poles of magnet, between the poles of magnet। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द फील्ड मैग्नेट, provided by the field magnet, provided by the field magnet। तो अब बताइए कि आपको जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है, तो ये कौन प्रोवाइड किया है जी? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। थर्ड नंबर में स्लिप रिंग्स, थर्ड नंबर में लिखेंगे स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल,
the two ends of armature coil, the two ends of armature coil, the two ends of armature coil is connected, is connected, is connected with a, is connected with a, is connected with a two brass rings, sorry B1 B2 था ना, R1 and R2, two brass rings R1 and R2, R1 and R2 full stop देके लिखेंगे these rings rotated, these rings rotated along with the, rotated along with the armature, along with the armature, ये आर्मेचर से कनेक्टेड होता है और उसके साथ ही रोटेट करता है। थोड़ा सा डायग्राम में भी देख लीजिए, डायग्राम में ध्यान देंगे, ये जो होता है इसी से कनेक्टेड होता है, आप देख सकते हैं इसमें, ये इसके साथ ही घूमता है, रोटेशन में रहता है। और ये जो ब्रूश होता है इसमें ध्यान देंगे, इसके साथ फिक्स किया रहता है, मतलब ये रोटेट नहीं करता, ये फ्रिक्शन करता है इसके साथ, ठीक है। ये आपका स्लिप रिंग्स रोटेट होगा और ये इसके साथ कंप्रेस कराया रहता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, फ्रिक्शन करते रहता है उसके साथ। और ये अभी बताया हमने कि ये कैसा होगा, तो कार्बन ब्रूश का होता है। और इसमें एक रिंग में क्लॉकवाइज चलेगा तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यही आपका जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्लिप रिंग्स, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो कितना हुआ हम लोग का, 4 नंबर में लिखा जाए, 4 नंबर में लिखेंगे कार्बन ब्रूशेस, कार्बन ब्रूशेस हो गया वाला, लिखेंगे 2 कार्बन ब्रूशेस B1 and B2, 2 कार्बन ब्रूशेस B1 and B2, B1 and B2 pressed against the, pressed against the slip rings, pressed against the slip rings, pressed against the slip, मतलब उसमें प्रेस किया जाता है उसको, ठीक है। किसमें, तो स्लिप रिंग्स में। फुल स्टॉप देके लिखना होगा the bruises remains fixed, the bruises remains fixed, the bruises remain fixed or stable, stable along with the, along with the, along with the connector, along with the connector, and it also connected with, and it also connected with, and it also connected with load resistance, and it also connected with load resistance, connected with load resistance। देखिए तो डायग्राम में कहाँ है जी, हम लोग बनाए हैं ना जी, पीडीएफ में था, इसमें होगा। देखिए यहाँ पे RL लिखा था हमने, RL बनाया है आप। RL क्या होता है, तो लोड रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों वायर में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहेगा यहाँ पर लोड नहीं मिलेगा, मतलब आउटपुट नहीं जाता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है हमेशा, ये स्टेबल होता है और यहीं पर आउटपुट रिसीव करते हैं हम लोग। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए these bruises are connected to, these bruises are connected to, are connected to the load, connected to the load through which, connected to the load through which, through which an alternating current is received,
through which an alternating current is received, an alternating current is received, मतलब ये कहाँ कनेक्ट रहता है, किससे कनेक्ट रहता है, तो लोड से, और यहीं से हम लोग आउटपुट करंट को रिसीव करते हैं। चलिए, तो ये जो आप लिखे हैं ये केवल आप इसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन किए, कंपोनेंट के बारे में आपने लिखा है। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो अबाउट वर्किंग, कि सर ये काम कैसे करता है। अभी जो आपने लिखा ये था इसका जो कंपोनेंट था उसके बारे में हमने लिखा। अब आएगा वर्किंग। वर्किंग लिखकर डैश दिया जाए। बोला जाए वाला वर्किंग लिखकर डैश देंगे और लिखेंगे when the armature coil ABCD rotate in the magnetic field, it cut the field lines, and produced change in magnetic flux, linked with the coil, हो गया, linked with the coil। फुल स्टॉप दे के लिखेंगे, लिखा जाए an EMF is induced in the coil, and it produces an alternating current, हो गया। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके द डायरेक्शन ऑफ induced EMF or induced electric current, is determined with the help of Fleming left-hand rule, हो गया वाला। तो ये कह रहा है कि ईएमएफ हो या करंट हो, उसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बालक। अब यहां से हम लोग डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूले का कि सर I = I0 sin ओमेगा t कैसे डिराइव करेंगे। तो ये बताइए, डायग्राम में से अगर बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं कि सर इसको रोटेट करना होगा, थीटा एंगल से ये रोटेट करता है। आर्मेचर जो होगा, जैसे ध्यान देंगे इसमें आप देख सकते हैं कि इसका रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन है किस पाथ पर होगा, तो आप कहेंगे सर इस सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ पर जो एंगल बनता है वो थीटा के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ जो हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो एंगल के टर्म में ही लेंगे वाला। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए now armature rotates on the circular path, in magnetic field
on the circular path in magnetic field, then angular velocity, तो ये बताए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी। आप पढ़े होंगे 11th में या इसमें भी बताया था हमने कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये अगर कैंसिल कर देते हो कितना, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो याद रखेंगे, ये हमने पढ़ा भी था पीछे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से अगर थीटा निकालना हो तो ये क्या होगा बालक, ओमेगा टी होगा। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, लिखा जाए। तो ये क्या है, आपका आर्मेचर कितना रोटेट करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लिए ओमेगा इनटू टी। इसके नीचे लिखा जाए if n be the number of turns, if n be the number of turns in the coil, if n be the number of turns in the coil, then magnetic flux linked with the coil, then magnetic flux linked with the coil। अब ये बताइए आर्मेचर में एक कॉइल तो एक टर्न तो रहता नहीं है, बहुत सारा टर्न रहता है। तो हम कितना टर्न ले लिए, n टर्न ले लिए। अब करेंगे उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बताइए। तो ईएमएफ हम लोग बताएंगे, तो ये बताइए कि अगर बिना फ्लक्स का चेंज का ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हम लोग निकालेंगे पहले। तो ये बताइए फाई इक्वल टू कितना होता है, तो बी डॉट ए होता है, याद है। और इसमें आपने बोला कि सर नंबर ऑफ टर्न्स भी है क्या, n। तो अब अगर ये वेक्टर फॉर्म हटा दिया जाए, ये कितना होगा, ये किस में टूटेगा, कॉस में कि साइन में, कॉस में। ये होगा एन ए बी और ये कॉस क्या होगा वाला, ओमेगा टी। थीटा जनरली होगा क्योंकि थीटा में टूटता है, तो थीटा ले लेते हैं। और थीटा को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, ओमेगा टी से। ये फाई बी क्या होगा, फाई बी इक्वल टू एन ए बी और ये कॉस थीटा है, तो थीटा को हटाएंगे किससे, ओमेगा टी से। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब इसके बाद क्या करना है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन बताया था, तो फैराडे लॉ याद कीजिए, एफ्टा इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वही से निकालेंगे। पहले आपको इसको लिखिए, पहले इसको लिखेंगे। तो हमारा फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो फ्लक्स लिंक होगा एन बी डॉट ए। और जब ये डॉट हमारा हटेगा वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड में आएगा, तो कॉस में कॉस थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दिए किससे, ओमेगा टी से। हो गया बालक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ईएमएफ को इंड्यूस कर लेंगे। सर फ्लक्स निकल गया, तो फ्लक्स निकल जाएगा तो ईएमएफ को इंड्यूस करना होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए तो वाले, तो ईएमएफ कितना होता है, तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी पढ़े हैं। फैराडे लॉ याद कर लीजिए, याद है फैराडे सेकंड लॉ, तो यही था फैराडे सेकंड लॉ। अब नंबर ऑफ टर्न्स रहता है तो n, तो ऑलरेडी n ले चुके हैं हम लोग, उसमें है। तो आप क्या करेंगे कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी का वैल्यू पीछे से उठाइए, तो ये n है, a है, b है, cos ओमेगा t अपॉन dt।
हो गया बालक। अब ये बताइए कि dt मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकलता है कि नहीं? नहीं, तो कहां जाएगा? बाहर। तो इसमें से n बाहर, a बाहर, b बाहर, और ये हो जाएगा d cos ओमेगा t अपॉन dt। अब बताइए कि cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन। तो इसको लिखेंगे EMF इक्वल टू माइनस ए एन ए बी, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, और एक स्टेप इसके लिए करेंगे तो एक ओमेगा बच जाएगा, मालूम है ना जी? क्योंकि कॉस का साइन हुआ, लेकिन ये जो सेकंड टर्म देख रहे हैं इसमें ओमेगा बच जाएगा, dt dt कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये कितना हो गया पीछे? सेकंड था, ये हो जाएगा थर्ड। अब यहां पर हम इसको ये टर्म हटाने वाले हैं। कैसे हटाएंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये टर्म यहां से हम रिप्लेस करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे। तो कैसे बनाइएगा ध्यान देंगे। यहां पर आपने लिखा है कि EMF इक्वल टू एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, यही था ना? अच्छा, ओमेगा टी को हम थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब पूछा जाएगा कि EMF मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो अब बताइए, मैक्सिमम के लिए हम लोग नॉट यूज करते हैं, जैसे I के नीचे नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर अगर आपसे कहा गया कि एप्टा नॉट कर दिए, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई मैक्सिमम होने के लिए ई भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और साइन मैक्सिमम कितना डिग्री पर? 90, और 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। जब 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इटसेल्फ ये खुद रह जाएगा। समझ लीजिए, हम बहुत थोड़ा सा बड़ा टर्म को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा समझने वाला है, लिखा नहीं जाता है, हम लिखेंगे डायरेक्ट। हम क्या किए, यहाँ पे बहुत सारे टर्म को हटाने वाले हैं। अब कहिए कि सर ये तो पीछे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल पीछे से ही लाए हैं इसको। हमने बोला ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है साइन 90 डिग्री पर, और साइन 90 के वैल्यू 1 होता है। तो जब 1 का मल्टीप्लिकेशन इस सब से कराएंगे तो कितना हो गया? EMF इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। कोई दिक्कत बालक? यही डायरेक्ट लिखने वाले हैं। चलिए, अब यहां पर लिखेंगे लेट। हम माने हैं क्या? तो एप्टा नॉट इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन कितना बालक? 4। देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको हटाए हैं, अब इसको कभी चेंज करना होगा तो आप इससे चेंज कीजिएगा, इसी से चेंज करेंगे। यहां से लिखे तो पीछे वाला हो गया था ना? और ये आप किसके लिए माने हैं तो लिख लेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, घबराना नहीं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF और जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF आ गया तो करंट भी मैक्सिमम आ जाएगा। और ओम्स लॉ से हम लोग निकाल लेंगे इसको, या इंड्यूस्ड EMF का भी रिलेशन लेंगे तो ये आ जाएगा।
हो गया बालक, बोला जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो होना ही चाहिए, और आपको एग्जाम अगर लिखना है आप समय के हिसाब से लिखेंगे। अगर एग्जाम में कम समय है और लिखना ज्यादा होता है तो जो आपने एक्सप्लेन किया है कंपोनेंट को वो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में कोई छोड़ना नहीं है, आपको कैलकुलेशन सारा करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे हमने कंपोनेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आप उसको नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सारा डेरिवेशन होना चाहिए, इसमें कोई नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि इसी से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का डेरिवेशन करेंगे। यहां तक हो गया। इसके नीचे लिखा जाए, इसके नीचे लिखे हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट, फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। क्लियर है वाले? तो I इक्वल टू कितना होगा? V अपॉन आर। इस V को हम लोग EMF से रिप्लेस कर चुके हैं, तो ये बताइए ये किससे रिप्लेस हुआ है? तो एप्टा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, याद है, अपॉन आर। तो ये बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं बालक, I इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, और ये साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमको ये बताइए कि इसमें जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो हमारा करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। याद रखेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो जो करंट बनेगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम? इसको इन दोनों को रिप्लेस करेंगे किससे? आई नॉट से। तो अगर आई नॉट से रिप्लेस कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगा I इक्वल टू, इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? आई नॉट। आई नॉट का पूरा नाम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और ये कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। दैट इज आवर इक्वेशन। यही फाइनल है। कितना था पीछे? 4 था, ये हो जाएगा हमारा 5। लिख लीजिए यहां से। तो यहां तक हमको डेरिवेशन करना होता है वाला। लिख लीजिए आराम से। हो गया? इसके नीचे लिखना होगा इसके बारे में, वेयर I इक्वल टू, अगले स्लाइड में ले ले रहे हैं, इसका कंपोनेंट हम जो है उसको लिखेंगे। वेयर I इक्वल टू इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, I नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें एक ओमेगा भी था ना जी, तो ये क्या है? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बारे में बताया था ना, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कितना होता है? तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या 2 पाई अपॉन टी, और इसमें टी था, टी फॉर टाइम इंटरवल। हो गया? अगर थीटा में लिखना होगा सर, एंगुलर में हम ओमेगा में नहीं लेंगे, थीटा में लेंगे, तब तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा उसको, है ना। कोई इसको हटाना चाहेगा कि सर I इक्वल टू हम आई नॉट साइन थीटा लिखेंगे, ओमेगा टी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
और यही हटता है तो क्या आता है ओमेगा टी। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, 5 था ना जी पीछे, इक्वेशन नंबर 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, equation number 5 is the required equation of an alternating current, required equation of an alternating current, required equation of an alternating current। बस तो ये आपका एसी जनरेटर समाप्त। क्लियर है वाले? तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस तो पीछे हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है बालक? चलिए यहीं पे रोक दीजिए। कल का जो क्लास रहेगा